होतारो एक एवरेज हाई स्कूलर है जिसने अभी अभी हाई स्कूल के अंदर एडमिशन लिया है। उसकी नज़र में ये दुनिया इतनी आसान और सिंपल नहीं है। वह अपने विस्मोटो के साथ जीता है, जिसके अंदर उसे जिस किसी चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है वो उसे नहीं करता। वो जिस किसी भी चीज़ को करने की ज़रूरत है वो उसे इस तरह से करता है जिसमें उसकी कम से कम एनर्जी वेस्ट हो। वो जापान के अंदर अपनी एक फैमिली के साथ रहता है, पर ज़्यादातर समय उसे अकेले रहना ही पसंद है क्योंकि उसे एनर्जेटिक लाइफ जीने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आज उसके स्कूल का पहला दिन है और उसने डिसाइड कर लिया है कि वह स्कूल के पूरे साल अकेले ही बिताएगा और कोई भी ऐसा एनर्जी भरा हुआ काम नहीं करेगा जो कि उसे लास्ट में कोई भी रिजल्ट ना दे। स्कूल के अंदर जाते ही उसे बहुत सारे हाई एनर्जेटिक भरे हुए स्टूडेंट मिलते हैं क्योंकि सभी नए आए हुए स्टूडेंट को अपने क्लब के अंदर इनवाइट करने के लिए खड़े हुए थे। लेकिन होतारो उन सभी लोगों को इग्नोर करके अपने क्लासरूम की ओर चला जाता है। क्लास में जाते ही होतारो अपने इकलौते फ्रेंड सातोशी से मिलता है और सातोशी उसके मोटो के बारे में भी जानता है कि कैसे वह जितना चाहे उतनी खुद की एनर्जी को बचाकर चीज़ों को जल्दी निपटाने की ट्राई करता है। आगे सातोशी होतारो को स्कूल के अंदर बहुत सी चल रही चीज़ों के बारे में बताता है, लेकिन होतारो इनमें अपना कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। तो सातोशी उससे पूछता है कि वह आखिर स्कूल में आया ही क्यों है, जबकि स्कूल खत्म होने के बाद वह अपने घर चला जाता है। तो इसलिए होतारो उसे एक लेटर दिखाता है जिसे कि सातोशी उससे देखकर खोलता है, और वो लेटर होतारो की बहन ने लिखा था जो कि किसी काम की वजह से इंडिया में गई हुई है। और इस लेटर के अंदर वह होतारो को क्लास के लिटरेसी क्लब में ज्वाइन होने के लिए कहती है क्योंकि इसी क्लब के अंदर ज़्यादातर स्टूडेंट ज्वाइन नहीं होते। उसने आगे लिखा था कि इस क्लब के अंदर हर साल स्टूडेंट का नंबर कम होते जा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये क्लब बहुत जल्दी ही बंद हो जाएगा। लेकिन उसकी बहन यह नहीं चाहती क्योंकि वह इस क्लब से अपना एक कनेक्शन रखती है। तो इसीलिए उसकी बहन होतारो को वह क्लब ज्वाइन करके उसे बचाने के लिए कहती है। अब होतारो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है तो इसीलिए वह उसे मना भी नहीं कर पाता। और लेटर में आगे लिखा था कि अगर वह उस क्लब को ज्वाइन भी कर ले तो उसे कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली क्योंकि उस क्लब के अंदर जैसे कि कोई ज्वाइन नहीं होता तो वह हाई स्कूल के पूरे साल अकेले ही उस क्लब में रहेगा। ये सुनकर होतारा खुश होता है क्योंकि उसे वहाँ पर किसी से भी बात करके अपनी एनर्जी को वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। तो आगे वो वहाँ पर सातोशी से बाय कहकर क्लब रूम की चाबी ले लेता है और फिर वह अपने स्कूल के क्लब की ओर जाने लगता है। और वह वहाँ पर नोटिस करता है कि उस क्लब की ओर ज़्यादातर लोग नहीं जाते और ये देखकर वो और भी ज़्यादा खुश होता है। फिर आगे वह अपने सामने के दरवाजे को खोलकर अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर उसे एक खूबसूरत लड़की मिलती है और वह लड़की होतारो को देखते ही अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम एरू है। एरू उसे कहती है कि वह होतारो को पहले से ही जानती है क्योंकि वह दोनों ओरिएंटेशन में एक ही साथ थे। ये सुनते ही होतारो एकदम से हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे स्टूडेंट थे और उसने वहाँ पर तो एरू को नोटिस ही नहीं किया था। एरू उसे कहती है कि उसने इस क्लब को अपने पर्सनल मैटर की वजह से ज्वाइन किया है और वो होतारो से पूछती है कि क्या उसने भी इस क्लब को ज्वाइन किया है। तो होतारो उसे मना कर देता है क्योंकि अब इस क्लब के अंदर एक मेंबर है तो इसीलिए उसे इस क्लब को बचाने के लिए ज्वाइन करना नहीं पड़ेगा। और फिर वह वहाँ से जाते हुए एरू से कहता है कि वो यहाँ से जाने से पहले रूम को लॉक करके जाए। तो एरू उसे कहती है कि वह इस क्लब रूम को लॉक नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास उस क्लब की चाबी नहीं है। जिसे सुनकर होतारो उसे कंफ्यूज होकर देखता है और वह अपनी पॉकेट से चाबी निकालकर पूछता है कि अगर उसके पास चाबी नहीं थी तो भला उसने अपने आप को क्लब रूम के अंदर लॉक कैसे कर लिया। इसे सुनते ही एरू शक होकर कहती है क्या दरवाज़ा बाहर से लॉक था। तो होतारो समझ जाता है कि उसे यह रियलाइज ही नहीं हुआ था कि वह कमरे में बंद हो चुकी है। लेकिन एर तो अपनी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए एक्साइटेड हो जाती है कि आखिर वो दरवाज़ा कैसे लॉक हो सकता है जबकि उसके पास उसकी चाबी ही नहीं थी। और इसी दौरान वहाँ पर सातोशी आता है और तुरंत ही वह भी इस मिस्ट्री के अंदर घुस जाता है। लेकिन होतारो को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था तो इसीलिए वह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी एरू होतारो का हाथ पकड़कर उसे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कहती है और ये देखकर होतारो एकदम ही शॉक हो जाता है क्योंकि उसने आज तक कभी भी ऐसा कुछ फील नहीं किया। फिर आगे होतारो एरू से पूछता है कि क्या उसने अपने आसपास कोई अजीब सी चीज़ को नोटिस की थी। तो एरू उसे कहती है कि हाँ, उसने एक आवाज़ तो सुनी थी। तो ये सुनकर होतारो वहाँ पर ध्यान लगाकर सुनता है तो उसे एक साउंड की आवाज़ आती है। तो इसलिए वह सभी लोग वहाँ पर जल्दी से जाते हैं और देखते हैं कि वो आवाज़ तो स्कूल के एक जनरेटर की है
जो कि अपना काम करने के बाद सभी स्कूल के दरवाजों को बंद कर रहा था। तो ये देखकर वो सभी लोग समझ जाते हैं कि आखिरकार उसी ने उस क्लब रूम को लॉक किया होगा, क्योंकि शायद उसे पता नहीं था कि एरो उस कमरे में है और वह रूम कुछ ज़्यादा ही शांत है। इसे सुनकर एरो खुश होती है क्योंकि उसने अपनी मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया। एरा के सभी लोग इस जगह पर आते हैं जहां पर एरो इन दोनों से अपने क्लब में ज्वाइन होने के लिए कहती है, और वहां पर सातोशी उसकी बात को सुनकर बहुत सारे क्लब में ज्वाइन होने के बावजूद भी इसी क्लब में ज्वाइन होने के लिए मान जाता है। लेकिन होतारू वहां पर कहने वाला था कि वह इस क्लब को ज्वाइन नहीं करेगा, पर तभी एरो उसका हाथ पकड़ के उसे रिक्वेस्ट करने लगती है। तो उसे देखकर होतारू अपनी बात से फिसल जाता है और उसकी क्लब वाली एप्लीकेशन को एरो के हाथ में थमा लेता है, और इसी तरह से अब होतारू इस क्लब का ऑफिशियल मेंबर बन चुका है। अब अगले दिन होतारू अपने स्कूल के अंदर होता है जहां पर कि उसे एक ऐसे लिखने को दिया गया है क्योंकि आज वह अपना होमवर्क ही करना भूल गया था, जिसे देखकर सातोशी उस पर हंसने लगता है क्योंकि उसने अपना होमवर्क ही नहीं किया था। तो होतारू उसे देखकर कहता है कि वह बस अपनी नोटबुक को लाना भूल गया था। पर आगे सातोशी उसे एक स्कूल की मिस्ट्री के बारे में सुनाने लगता है जहां पर वह कहता है कि सुबह सुबह क्लासरूम के अंदर एक लड़की आ रही थी और उस दिन काफ़ी बारिश भी हो रही थी। लेकिन वो लड़की जैसे ही ऊपर जाती है वो एक बहुत ही प्यारी पियानो की आवाज़ को सुनती है जो कि वहाँ के म्यूज़िक रूम से आ रही थी। पर वहाँ पर काफ़ी अंधेरा था और जैसे ही वह लड़की म्यूज़िक क्लास के पास जाती है वो एकदम ही डर जाती है क्योंकि पियानो के पास तो कोई बैठा ही नहीं था, लेकिन म्यूज़िक अभी भी चले जा रहा है, जिसे देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। और तभी वह म्यूज़िक खत्म होने को आता है। जैसे ही वह म्यूज़िक खत्म होता है वहाँ पर एक अजीब सा आवाज़ आता है और वो वहाँ की फ्लो से एक बोरी निकलती है जिसकी आंखें लाल और बाल बिखरे हुए थे, जिसे देखकर वो वहाँ पर खड़ी भी नहीं रह पा रही थी, पर वो जितनी तेज हो सके उतनी तेज दौड़ लगाकर वहाँ से निकल आती है। और यह कहानी सुनाकर सातोशी होतारू की ओर देखता है, लेकिन होतारू उस बात को ना सुनकर अपना एस्से लिख रहा था और वह उसे पूछता है क्या ये कहानी स्कूल के अंदर फेमस हो चुकी है। तो सातोशी उसे कहता है कि हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है। इसे सुनकर होतारू को फील होता है कि यहाँ पर बहुत ही जल्दी एरो आकर उसे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कहने वाली है। तो इसीलिए वह सातोशी को एक मिस्ट्री क्लब के बारे में एक पेपर के टुकड़े पर लिखने के लिए कहता है, और कुछ टाइम के बाद वहाँ पर एरो भी आ जाती है और वो उन लोगों से पूछती है कि क्या तुमने उस म्यूजिक वाली मिस्ट्री के बारे में सुना है। लेकिन होतारू उसे कहता है कि सातोशी उसे एक बहुत ही फेमस मिस्ट्री के बारे में सुनाने वाला है, और उसे सुनकर एरो भी उसकी बातों में आ जाती है। तो आगे सातोशी उसे एक सिगरेट क्लब की कहानी बताता है जिसका नाम है स्पाइरल क्लब। इस क्लब के बारे में स्कूल के बहुत से कम लोगों को पता है, और ऐसा कहा जाता है कि वह क्लब हर साल अपने बारे में स्कूल के नोटिस बोर्ड के ऊपर अपना एक पोस्टर लगाता है, लेकिन स्कूल के कुछ ही लोग उसे ढूंढ पाते हैं। तो ये सुनकर रेडो एक्साइटेड होकर इस क्लब को ढूंढने के लिए कहती है। तो होतारू भी अपने एसे खत्म कर उनसे कहता है कि वह भी इसमें उनकी मदद करेगा। तो फिर आगे ही सभी लोग स्कूल के नोटिस बोर्ड को देखते हैं, पर वहाँ पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो होतारू उन सभी लोगों को डाउट नोट के नोटिस बोर्ड को देखने के लिए कहता है। तो ये सभी लोग देखते हैं कि वो नोटिस बोर्ड तो पूरी तरह से पोस्टर से भरा हुआ है, क्योंकि स्कूल के सभी क्लब मेंबर्स अपने बारे में बताकर स्कूल के सभी स्टूडेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो वो लोग उस नोट को वहाँ पर ढूंढने लग जाते हैं, पर उन्हें वहाँ पर भी कुछ नहीं मिलता। तो होतारू उन्हें एक पोस्टर के नीचे दिखाता है जहाँ पर कि एक छोटा सा स्पाइरल क्लब के बारे में एक नोट मिलता है। पर इस मिस्ट्री को सॉल्व करके एरो कुछ ज़्यादा खुश नहीं होती, क्योंकि इसके बारे में अभी भी कोई गलत बातें हैं। लेकिन अब सभी लोग लेट हो रहे थे, तो वह अपने अपने घर निकल जाते हैं। सातोशी और होतारू एक साथ घर जा रहे थे, तो सातोशी होतारू से पूछता है कि आखिर उसने एक झूठ मूठ की कहानी बनाकर एक पोस्टर को नोटिस बोर्ड पर लगाकर उसे एक मिस्ट्री की तरह क्यों दिखाया। तो होतारू उसे कहता है वह बस उस म्यूजिक क्लास के अंदर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वह रूम उनके रूम से काफ़ी दूर है। जिसे सुनकर सातोशी उसे हंसते हुए कहता है, तो क्या तुम्हें उस म्यूजिक क्लास रूम की मिस्ट्री के बारे में पता है। तो होतारू उसे कहता है कि म्यूजिक रूम के अंदर कोई एक पसंद सोता रहता है जिसने कि अपनी पूरी लाइफ म्यूजिक के नाम कर दी है। उन लोगों की आदत ऐसी होती है कि वह म्यूजिक रूम में ही सोते हैं ताकि वह अपने टाइम को इसके अलावा किसी और में वेस्ट ना कर सकें। तो इसीलिए वह लड़की उस खिड़की को बंद कर उसी रूम में सो गई, और उसने एक सीढ़ी को एक अलार्म की तरह लगा दिया ताकि उसके खत्म होने के बाद वह वहां से उठ सके।
तो इसीलिए वह उस लड़की को दरवाजा खोलने के बावजूद भी न देख सकी, और उसने जब उस लड़की को अचानक से देखा जो कि लाल आंखों के साथ थी, जो कि कम सोने की वजह से हुई थी, और इसी चीज को देखकर वो लड़की डर कर वहां से भाग गई। तो सातोशी उसे कहता है कि उसकी एनर्जी बचाने वाली टेक्निक एरू के सामने काम नहीं आने वाली, क्योंकि वही एक अकेली है जो उसे काम में लगवा सकती है। फिर आगे इसी तरह से ये दोनों अलग होकर अपने घर निकल जाते हैं, और इसी तरह से इस बात को 1 महीने से ज्यादा हो जाता है, और होतारू को उस क्लब की आदत लग चुकी है। ज्यादातर वो इसकी कोई भी शिकायत नहीं करती, क्योंकि अपनी क्लास खत्म होने के बाद वह वहां जाकर अपनी किताब को आराम से पढ़ सकता है, और उसे तब अच्छा लगता है जब एरू उससे कोई भी बात नहीं करती। वो बस अपनी किताब को पढ़ती रहती है। तो उसने एक क्यूट आदत भी बना ली है, जहां पर जाते ही वह उसे कुकीज खाने के लिए देती है। पर एक दिन होतारू चाय पीते हुए अपनी उस किताब को पढ़ रहा था, तभी एरू उसके पास आकर कहती है कि उन्हें इस क्लब में इस तरह से नहीं रहना चाहिए। होतारू उसे कहता है, बैठ जाओ, अपनी एनर्जी को इस काम में वेस्ट मत करो। लेकिन एरू कंप्लेन करती है कि वो लोग इस क्लब में कोई भी फन नहीं करते। तो होतारू कहता है, यह एक लिटरेसी क्लब है, न कि कोई फन क्लब जिसमें कि वो कोई फनी वाली एक्टिविटी कर सके। तो एरू कहती है, हमें आने वाले स्कूल फेस्टिवल के अंदर अपनी कुछ प्रिपरेशन करनी चाहिए। लेकिन होतारू उसे कहता है कि उसे स्कूल के फेस्टिवल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो एरू उसे कहती है कि वो ये बात नहीं सुनना चाहती कि वो लोग इस फेस्टिवल में कुछ भी नहीं करेंगे। तो इसलिए होतारू उसे दूसरे क्लब की तरह दुकान खोलने के लिए कहता है। तो एरू उसे मना करते हुए कहती है कि लिटरेसी क्लब की तरह ही उन्हें भी हर साल अपने मेंबर के लिए कोई एंथोलॉजी बनानी चाहिए। तो होतारू उसे मना करते हुए कहता है कि उन्हें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसमें कि उनकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाए, तो उन्हें किसी आसान काम को चुनना चाहिए। और वहां पर एरू जिद करने लगती है, और उसे वो पूछती है, क्या आसान है उसकी हर दिन की जिद को सुनते रहना या फिर एंथोलॉजी बनाना। तो होतारू को आखिरकार इसके लिए मानना ही पड़ता है, क्योंकि वो अब इसके लिए मना नहीं कर सकता था। फिर आगे होतारू एरू से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि आखिर एंथोलॉजी कैसे बनाई जाती है। तो एरू कहती है, नहीं, मैं नहीं जानती। तो होतारू कहता है, अगर उसे पता ही नहीं है कि एंथोलॉजी आखिर कैसे बनाई जाती है, तो वो लोग उसे कैसे बनाएंगे। तो एरू उसे कहती है कि बस हमें पहले वाली एंथोलॉजी को ढूंढना है, जिसे देखकर हम उसमें से कुछ आइडियाज ले सकें। इसे देखकर होतारू नाराज हो जाता है, क्योंकि एरू उसे बहुत ज्यादा काम करवा रही थी, लेकिन वो एरू से कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि एरू तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और आगे ये लोग उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगता। इसकी वजह से होतारू की हालत कुछ इस तरह की हो चुकी थी। पर एरू उससे कहती है कि उनकी खोज अभी भी पूरी नहीं हुई, और वह उसे पकड़कर लाइब्रेरी में ले जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि लाइब्रेरी में इसके बारे में कुछ मिल सकता है। पर वहां जाते ही वह दोनों एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम माया काइबारा है, और वह वहां पर होतारू को देखते ही कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जबकि यहाँ पर तुम्हारे काम की कोई चीज भी नहीं है। जिसे सुनकर होतारू भी उसे कहता है, क्या तुम्हें पढ़ाई करनी भी आती है, क्योंकि तुम यहाँ पर बैठी हो। जिसे सुनते ही इबारा थोड़ा गुस्सा हो जाती है, पर तभी वहां पर सातोशी आ जाता है, जिसे देखकर इबारा का मूड बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है। जिसे देखकर एरू होतारू से इन दोनों के बारे में पूछती है। होतारू उसे कहता है कि इबारा मिडिल स्कूल से ही सातोशी को लाइक करती थी। आगे सातोशी इन दोनों से पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो होतारू कहता है, एरू ने ही यहाँ पर उसे जोर जबरदस्ती लाया है। जिसे सुनकर सातोशी जोर जोर से हंसते हुए इबारा और एरू दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। लेकिन वहां पर एरू डायरेक्ट ही पॉइंट पर आते हुए कहती है, क्या उन लोगों ने किसी लिटरेसी क्लब की एंथोलॉजी को देखी है। तो इबारा होतारू को देखकर कहती है, क्या सच में इसके जैसा लूजर बॉय किसी क्लब में ज्वाइन हुआ है। तो होतारू उसे चुप होने के लिए कहता है, और इबारा एरू से कहती है कि उसने कभी भी इस तरह की चीजें लाइब्रेरी में नहीं देखी, पर शायद वह कहीं पड़ी हुई हो। इसे सुनकर एरू उसे कहती है कि क्या वो पड़ी हुई चीजों को देख सकती है। तो इबारा उसे कहती है, इसके लिए तो हमें पहले लाइब्रेरियन की परमिशन लेनी होगी। जिसे सुनते ही होतारू अपने सब्र को खोकर वहां से निकल रहा था, पर तभी एरू उसे पकड़ के कहती है, उसने अब कसम खा ली है कि वो उसे काम करवा कर ही छोड़ेगी, और वो आगे कहती है कि वो यहाँ पर लाइब्रेरियन के आने तक वेट करेंगे। इसे कि ये दोनों लड़ने लगते हैं। तो ये देखकर सातोशी इबारा से वह अपनी एक मिस्ट्री कहने के लिए कहता है, जो उसने उसे पहले कही थी।
इसे देखकर होतारो सोचने लगता है कि वो अब यहाँ से नहीं निकल सकता। और फिर आगे इबारा अपनी कहानी को कहती है। एक किताब है जिसे लाइब्रेरी में से लंच के बाद कोई ले जाता है और स्कूल खत्म होने से पहले उसे लौटा भी जाता है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि वो उन सभी किताब को एक हफ्ते तक अपने पास रख सकते हैं, लेकिन जो भी इस किताब को ले जाता है वह शाम तक उसे वापस लौटा देता है। तो इसीलिए एरू उस किताब को दिखाने के लिए पूछती है और इबारा उन्हें वो किताब दिखाती है। और उस किताब का कवर काफ़ी अच्छा है और यह किताब उनके स्कूल की हिस्ट्री के बारे में है। लेकिन ओतारो उन सभी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, वो तो बस अपनी किताब को ही पढ़े जा रहा था। उसे तो बस जल्दी से एंथोलॉजी को ढूंढकर अपने घर जाना है। पर एरू उसे इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए मजबूर कर देती है। तो होतारू कहता है शायद यह इतनी भी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कोई शायद इसे अपने फ्री टाइम में पढ़ना चाहता है। तो इबारो उन्हें दिखाती है कि इस किताब को कोई एक पसंद नहीं बल्कि हर बार अलग अलग स्टूडेंट ले जाते हैं, और इसीलिए ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है क्योंकि हर बार वो सभी लोग किताब को ले जाकर स्कूल खत्म होने से पहले लौटा जाते हैं। जिसे सुनकर होतारू भी कंफ्यूज हो जाता है, पर वह ऐसी कोई भी चीज़ पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता। लेकिन एरू उसे यह सॉल्व करने के लिए जिद करने लगती है, तो होतारू उसे चुप होने के लिए कहता है क्योंकि वह सभी लोग एक लाइब्रेरी के अंदर हैं। इसे उसे लगता था कि एरू चुप रह जाएगी, लेकिन एरू तो उस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए होतारू से जिद करने लगती है। जिसे देखकर होतारू अपने मन में सोचता है कि एरू को मनाने से अच्छा तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करके अपनी एनर्जी को बचा सकता है। और वो अपना दिमाग लगाकर कहता है कि इस किताब को कोई भी पढ़ने के लिए नहीं ले जाता, क्योंकि इतनी बड़ी किताब को कोई एक ही टाइम पर नहीं पूरा कर सकता। और वो उन सभी लोगों से पूछता है कि इस किताब को हम दूसरी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इबारा कहती है कि शायद वो सभी लोग इसे पिलो की तरह यूज़ करते हों, और सातोशी कहता है शायद इसे वो किसी सील की तरह इस्तेमाल करते होंगे। और लास्ट में एरू कहती है कोई बॉडी बनाने के लिए वेट की तरह इसे यूज़ करता होगा। और उनके ये सारे जवाब को सुनकर होतारू परेशान होकर खुद ही सोचने लग जाता है कि आखिर इस बुक को किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए वो कुछ क्लू को एक साथ जोड़ते हुए कहता है कि इस किताब को ले जाने वाली सभी लड़कियां सभी की सभी क्लास 2 से हैं और उसे इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता। इसे देखकर इबारा उसके ऊपर हंसने लगती है। तभी एरू को उसकी तरफ से अजीब सी स्मेल आती है, तो उसे वो सूंघने लगती है। लेकिन इबारा को खुद से कोई भी स्मेल नहीं आ रही, लेकिन एरू कहती है कि यह स्मेल किसी पेन जैसी है। जिसे सुनकर होतारू को एक आइडिया आता है और वह उन्हें किसी जगह पर जाने के लिए कहता है। पर तभी एरू उसे भी वहां पर ले जाने के लिए जिद करने लगती है। होतारू को एरू के साथ लड़के अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना था, तो वह इसके लिए चुपचाप मान जाता है। फिर आगे होतारू सभी लोगों को आर्ट क्लास की ओर ले जाकर कहता है फ्री टाइम पर एक ही क्लास खुला होता है जो कि आर्ट क्लास है। यहाँ पर की डिफरेंट सेक्शंस की लड़कियाँ एक साथ आती हैं और यही एक जगह है जहाँ पर वो सभी लड़कियाँ इस किताब को ले जा सकती हैं। लेकिन ये दोनों अभी भी कंफ्यूज हैं कि वो लोग इसे भला यहाँ पर क्यों ले जाएंगे। तो होतारू कहता है ये तो हमें वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो वो लोग वहाँ जाते ही हैरान हो जाते हैं और अपने सामने देखते हैं कि सामने की पेंटिंग में तो हर एक लड़की उसी किताब के साथ पेंट है। वो लड़कियाँ इस किताब को इसलिए ले जाती थीं क्योंकि उसका कवर काफ़ी खूबसूरत है। इसकी वजह से वह सभी लोग इसे पेंटिंग की तरह यूज़ करती थीं, और यह किताब का वेट काफ़ी ज़्यादा भारी था, तो इसे कोई भी घर ले जाना नहीं चाहता था, और इसीलिए वह किताब को ले जाकर शाम तक वापस लौटा देते। और यह सुनते ही इबारा और एरू काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। अब ये सभी लोग लाइब्रेरी में वापस आते हैं, तो होतारू इन सभी बातों के बारे में सोचता है कि उसने ऐसा प्लान नहीं किया था कि स्कूल के अंदर अपने फ्रेंड्स और मेमोरीज को बनाना। वो ये सब करने के लिए नहीं आया, वो तो बस यहाँ पर कम से कम काम करके निकल जाएगा। लेकिन तभी एरू उसे पकड़ के कहती है कि वो लोग थोड़ा लाइब्रेरी के अंदर वेट करेंगे क्योंकि एंथोलॉजी उन्हें चाहिए ही चाहिए। और फाइनली वहाँ पर लाइब्रेरियन आ जाती है, तो सातोशी एरू को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है और उससे वो एंथोलॉजी के बारे में पूछता है। वो लाइब्रेरियन कहती है वो एंथोलॉजी तो यहाँ पर नहीं है, शायद वो किसी दूसरे रूम में हो सकती है। जिसे सुनकर एडू थोड़ी सी सैड होती है। सातोशी उसे कहता है वो लोग उसे जल्दी ढूंढ ही लेंगे। फिर यह सभी लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह हारू होतारू को कॉल लगाकर कहती है उसे कुछ उससे ज़रूरी बातें करनी है और वह इस चीज़ के लिए इंतज़ार नहीं कर सकती। जिसे सुनकर होतारू उसे मना करने की कोशिश करता है,
पर हमेशा की तरह वह उसे मना नहीं कर पाता। इसीलिए वह शाम के वक्त एक कैफे के अंदर कॉफ़ी पीते हुए वहां पर एरू का इंतजार कर रहा था। फिर वो वहां पर लेट है। थोड़ी देर के बाद एरू वहां पर आ जाती है और उसके सामने बैठ जाती है। तो होतारू आगे उसे पूछता है कि वह आखिर उससे क्या बात करना चाहती थी, लेकिन उस बात को कहने के लिए एरू थोड़ा सा हिचकिचा रही थी। उसे परेशान होकर होतारू उठ खड़ा होकर वहां से जाने लगता है। तभी एरू उसे कहती है कि वह थोड़ी सी नर्वस है। होतारू उसे पूछता है कि वह भला आखिर किस बात पर नर्वस है। तो एरू होतारू की ओर देखकर कहती है वो उसे कुछ कन्फेस करना चाहती है, जिसे सुनते ही होतारू शॉक होकर वहीं पर बैठ जाता है और उसका दिल तो जोर जोर से धड़कने लगता है, क्योंकि होतारू को लगता था कि वो उसे कहने वाली है कि वो उसे प्यार करती है। और तभी एरू की बेकार की बातों को छोड़कर कहती है उसे अपनी एक मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए उसकी मदद चाहिए। और वो उसे मिस्ट्री के बारे में बताते हुए कहती है उसका एक अंकल था जो कि 45 साल पहले अपने एक स्कूल में पढ़ता था और वो उसी टाइम पर लिटरेसी क्लब का प्रेसिडेंट भी था। और 7 साल पहले वो किसी काम की वजह से इंडिया में गया था, लेकिन उसके बाद से उसके अंकल का कोई भी पता नहीं चल रहा। फिर वो आगे कहती है बचपन में वो और उसके अंकल साथ में ही टाइम बिताते थे। फिर उनको थोड़ा बहुत याद है कि वो अपने अंकल के साथ बचपन में अपने पार्क में खेला करती थी, लेकिन ये सब तो ठीक चल रहा था। लेकिन उसने अपने अंकल से एक सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब उसके अंकल ने इस तरह से दिया जिसे सुनकर वो डर के रोने लगी थी। और यह आंसर देने के बाद उसका अंकल भी सैद हो गया था और एरू को वहां पर रोते हुए देखकर भी उसके अंकल ने उसे शांत नहीं करवाया, जिसके बाद उसकी मॉम उसे वहां से ले गई और वह सो गई थी। और इसके बाद उसने इसे दोबारा कभी भी याद नहीं किया और वो इस बात को कुछ दिनों के बाद भूल गई। तो इसीलिए वो इस बात को दोबारा से याद करने के लिए उसकी मदद मांगती है। लेकिन होतारू उसे पहले ही मना कर देता है, क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि वो उसके बचपन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और अगर उसे यह बात याद आ गई तो ऐसा हो सकता है कि उसका उसकी ज़िंदगी को देखने का पूरा नज़रिया ही बदल जाए। तो इसीलिए वह ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता और होतारू उसे यह खुद से याद करने के लिए कहता है या फिर वह इसमें किसी और की मदद ले ले। तो एरू कहती कि उसने ये सब ट्राई कर लिया पर फिर भी वह इसके बारे में पता नहीं लगा पाई और उसने स्कूल में भी अपने अंकल के बारे में स्टाफ से पूछा, पर वहां पर कोई भी इतना पुराना नहीं है जिसे इस हादसे के बारे में पता हो। और वो ये भी चाहती है कि कोई भी इंसान उसके अतीत के बारे में ना जाने, इसीलिए उसने होतारू से मदद मांगी क्योंकि वो थोड़ा बहुत उसके अंकल की तरह ही है। होतारू कहता है कि तुम्हारे पास स्कूल के 3 साल हैं तो तुम इसे आराम से याद कर सकती हो। तो एरू उसे कहती है कि वह इस बात को उसके अंकल के अंतिम संस्कार से पहले याद करना चाहती है, क्योंकि उसके अंकल की कोई भी खबर नहीं मिल रही है। तो इसीलिए सभी लोग उन्हें मरा हुआ घोषित करके बहुत ही जल्द उनका अंतिम संस्कार करने वाले हैं। तो इसीलिए वह इन बातों को याद करना चाहती है ताकि वह अपने अंकल को अच्छे से अलविदा कह सके। और यह बात कहकर एरू होतारू को देखे जा रही थी। तो होतारू उसे कहता है ठीक है कि वह इसमें उसकी मदद करेगा, लेकिन अगर इस बात से एरू को कुछ हुआ तो वह इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। और यह सुनकर एरू उसे धन्यवाद कहती है। और इसी तरह से उनके कुछ ही दिनों में मिड टर्म एग्जाम भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की सारी क्लब एक्टिविटी को बंद कर दिया जाता है ताकि सभी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई कर सकें। तो इसी वजह से होतारू उससे नहीं मिल पा रहा था। वो तो बस सातोशी से ही मिलता है क्योंकि वो दोनों एक ही क्लास में हैं। और इन दोनों में होतारू बस स्कूल जाता है और घर आकर अपनी पढ़ाई करता है। और इसी तरह से उनके फाइनल एग्जाम भी खत्म हो जाते हैं और होतारू तो अपने घर आकर वहां पर आराम करने लग जाता है। पर तभी अपने डेस्क के अंदर उसे अपनी बहन का दिया हुआ लेटर का ख्याल आता है, तो इसीलिए वह उसे खोलकर देखता है। इसमें लिखा था कि उसकी बहन अभी किसी शहर के अंदर नहीं बल्कि जापान के किसी एमएससी कॉलेज में है, क्योंकि उसके पास एक प्रॉब्लम आ गई थी। और आगे उसने उससे पूछा था कि क्या उसने उस क्लब को ज्वाइन कर लिया है और क्या उस क्लब के अंदर और भी मेंबर ज्वाइन हुए हैं। और उसने ये भी लिखा था कि स्कूल फेस्टिवल आ रहा है तो उन्हें मिलकर एंथोलॉजी बनानी चाहिए, क्योंकि जब से वो क्लब बना है तब से लेकर यह एक परंपरा की तरह हो चुका है। और इसी के साथ उसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी थी जिससे कि होतारू की कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गईं, जिसमें लिखा था कि उन्हें पुरानी एंथोलॉजी लाइब्रेरी में नहीं मिलेंगी, वो सभी उन्हें केबिन वाले लॉकर के अंदर मिलेंगी जो कि उनके क्लब रूम में है। और वह वाला लॉकर लॉक नहीं है तो वह लोग उसे आसानी से खोल सकते हैं, जिसे पढ़कर होतारू बहुत ही अच्छा महसूस करता है, क्योंकि अब उसे एंथोलॉजी को ढूंढने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो अब अगले दिन वो क्लब के अंदर जाता है और वह देखता है कि उनके क्लब को अब इबारा ने भी ज्वाइन कर लिया है। और होतारू उन्हें अपनी बहन के लेटर के बारे में कहता है, जिसे सुनते ही वह सभी लोग खुश होकर वहां पर लॉकर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो लॉकर उन्हें नहीं मिलता। तो सभी लोग सोचते हैं कि आखिर वो लॉकर गया तो गया कहाँ। तो होतारू कहता है कि हर सीजन में क्लब रूम के क्लासरूम को चेंज किया जाता है, तो उनका क्लासरूम भी चेंज हुआ है। तो इबारा कहती है, फिर तो हमें स्टाफ रूम के अंदर पूछना चाहिए। लेकिन होतारू मना करते हुए कहता है, उसने पहले ही पूछ लिया कि वो क्लब आज के दिन पर बायोलॉजी रूम है। तो ये बात सुनते ही ये दोनों वहां पर निकल जाती हैं। इन्हें देखकर होतारू कहता है कि ये दोनों शायद मुझे भूल गई, और तभी एरू वहां पर वापस आकर उसे पकड़कर साथ में ले जाती है। जब वो सभी लोग बायोलॉजी क्लासरूम की ओर जा रहे थे, तब इसी दौरान रास्ते में होतारू 2 छोटे छोटे सिगरेट के बॉक्स को नोटिस करता है। फिर आगे वहां पहुंचकर एरू दरवाजे को खोलती है, पर वह दरवाजा बंद था, तो वहां पर आवाज लगाती है। इसे सुनते ही एक लंबे बालों वाला लड़का वहां पर निकल आता है, और वो वहां पर निकलते ही दरवाजे को एकदम से बंद कर देता है। वो उनसे कहता है कि वो लोग इस टाइम पर इस लैब को अपने क्लब रूम की तरह यूज कर रहे हैं, लेकिन आज के दिन वो अकेला है, क्योंकि यहाँ पर आज कोई भी उसका मेंबर नहीं आया। और वो लड़का उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हो। और तभी होतारू नोटिस करता है कि उसकी बॉडी से तो परफ्यूम की स्मेल आ रही थी। और तभी एरू कहती है कि वह लिटरेसी क्लब की प्रेसिडेंट है, और वह यहाँ पर एक लॉकर को ढूंढने के लिए आई हुई है। लेकिन वह लड़का कहता है कि उसने यहाँ पर किसी लॉकर को नहीं देखा। तो एरू उसे कहती है कि शायद वह कहीं अंदर पड़ा होगा। तो वह लड़का कहता है, मुझे इसके बारे में नहीं पता, और मैंने इस रूम को लिया है, तो वो लोग वहां पर नहीं देख सकते। और यह सुनते ही होतारू वहां से जाने लगता है। लेकिन इबारा उसे रोककर कहती है कि अगर उन्हें ये लॉकर वहां पर नहीं मिला, तो उन्हें पूरे के पूरे स्कूल के क्लब रूम में उसे ढूंढना होगा। ये सुनते ही वह वापस मुड़ जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि वह इतनी सारी एनर्जी को इस काम में खर्च करे। और एरू उस लड़के से कहती है कि यह एक क्लासरूम है, तो वह लोग इसे आराम से देख सकते हैं। ये सुनकर वह लड़का थोड़ा बहुत सोचकर कहता है, ठीक है, वो लोग इसे देख सकते हैं, पर उन्हें ये काम जल्दी खत्म करना होगा। और फिर ये लोग अंदर जाते हैं। वहां पर होतारू नोटिस करता है कि टेबल पर कुछ पेपर पड़े हुए हैं, और वहां पर एक रेडियो भी था, और वहां की सारी खिड़कियां भी खुली थीं, और फैन भी खिड़कियों की तरफ चल रहा था। और ये लोग वहां पर लॉकर को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर वह लड़का बहुत ही शांत खड़ा हुआ था। तभी एरू कहती है कि वह तो यहाँ पर भी नहीं है। और यह सुनते ही वह लड़का थोड़ा सा राहत महसूस करता है। पर तभी होतारू उससे पूछता है कि क्या उन लोगों ने पुरानी चीजों को कहीं पर रख दिया है। तो वो लड़का कहता है कि हाँ, वो कुछ पुराने कार्पेट को दूसरी जगह पर ले गए थे। और होतारू कहता है कि शायद उन्हें इस रूम को अच्छी तरह से चेक करना चाहिए, क्योंकि इस रूम के अंदर बहुत सारी चीजें जैसी तैसी पड़ी हुई हैं। जिसे सुनते ही वो लड़का गुस्सा होते हुए कहता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। तो होतारू उसे कहता है कि इसमें तो उसे कुछ भी नहीं करना। जिसे सुनते ही वह लड़का और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी उसकी चीजों को छुए। तो होतारू उन्हें कहता है कि वो लोग इसकी चीजों को दोबारा वापस वहीं पर रख देंगे। ये सुनते ही वो लड़का थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो गुस्सा होते हुए उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसे देखकर वो दोनों लड़कियां ज्यादा डर जाती हैं, पर होतारू उसे देखकर समझ गया था कि वो कुछ न कुछ छिपा रहा है। और वो उस लड़के से कहता है, वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, पर उसी लड़के के किसी एक क्लब मेंबर से वो लोग इस रूम को सेट करवाएंगे। और यह सुनते ही वह लड़का और भी ज्यादा डर जाता है। और आगे होतारू कहता है कि उन्हें लाइब्रेरी में कुछ काम है, तो उन्हें अभी जाना होगा, पर वह जल्दी ही यहाँ वापस आएंगे। और उन्हें तो बस वो एंथोलॉजी चाहिए, तो वो उसे मिले तो उनके क्लब रूम के अंदर रख के चला जाए। ये सुनकर वो लड़का गुस्सा तो होता है, पर वो कहता है, ठीक है, वो उसे मिलेगी तो वो उसके क्लब रूम के अंदर रख देगा। तो होतारू उन दोनों लड़कियों को वहां से ले जाकर एक जगह पर थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है। और थोड़ी देर बाद वह जैसे ही अपने क्लब रूम के अंदर जाते हैं, वह देखते हैं कि एंथोलॉजी तो उनके टेबल पर ही पड़ी हुई है। इसे देखकर इबारा होतारू से पूछती है कि उसे आखिर कैसे पता चला कि वो एंथोलॉजी उसी लड़के के पास है। तो होतारू उसे कहता है कि हाँ, मैं ये बात तुम्हें बताऊंगा, पर तुम्हें इस बात को किसी और से नहीं कहना होगा। तो इबारा भी इसके लिए मान जाती है। तो होतारू उससे कहता है कि वहां जाने से पहले उसने रास्ते में 2 सिगरेट के बॉक्स को देखा था, और वह लड़का जैसे ही आया तो उसके बर्ताव से ऐसा लग रहा था कि वह किसी चीज को छुपाना चाहता था।
और वो लोग जैसे ही रूम में गए तो उन्होंने देखा कि सभी खिड़कियां तो खुली हुई हैं और फैन भी खिड़की की तरह ही चल रहा था, जबकि वहां के टेबल के पास बहुत सारे कागज थे जो कि उड़ के खिड़की से बाहर जा सकते थे। तो फिर आखिर उसने ऐसा क्यों किया होगा? इसका मतलब तो यही था कि वह बस रूम से हवा को बाहर निकालना चाहता था। तो इबारा कहती है कि तो फिर वो क्या वहां पर सिगरेट पी रहा था? तो होतारू कहता है कि हाँ, वो वहां पर सिगरेट ही पी रहा था, और जो हमने बाहर देखे थे वो सिगरेट के बॉक्स ही थे। और वो लड़का एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, तो अगर उसे किसी ने स्कूल के अंदर सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। और शायद उसने उस सिगरेट के बॉक्स को उसी बॉक्स के अंदर रखा था, इसीलिए वो हमें दिखाने के लिए डर रहा था। और इसी दौरान वहां पर सातोशी आ जाता है, लेकिन होतारू देखता है कि वहां पर एरू किसी चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गई थी। और एरू उसे साइड में ले जाकर कहती है कि इस इंसिडेंट का नाम है हायुका, और वो उसे कहती है कि उसने इसी के बारे में उसके अंकल से पूछा था और उनके जवाब से वो डर गई थी। तो उसे सुनकर होतारू भी एहसास करता है कि 45 साल पहले कुछ तो हुआ था। तो आगे होतारू उस इंसिडेंट को लेकर पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा था कि इसी की को जाते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, पर बस वो हीरो बन के नहीं बल्कि एक लेजेंड बनकर सभी लोगों के लिए प्रेरणा बना और उन सभी के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। तो इसीलिए उसे स्कूल की हिस्ट्री के अंदर हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। और तभी एरू अपने सर को पकड़ कर कहती है कि वह इस सच के बहुत करीब है, लेकिन वो बात आखिर उसके दिमाग में याद ही नहीं आ रही। और तभी होतारू देखता है कि यह तो दूसरा इंसिडेंट है, तो वो इबारा से पहला इंसिडेंट ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन इबारा उसे कहती है, यहाँ पर तो पहला इंसिडेंट है ही नहीं। जिसे सुनकर एरू तो उदास हो जाती है। और फिर आगे ये सभी लोग इसी तरह से अपने घर जाने लगते हैं। यहाँ पर होतारू एरू से कहता है कि उसे शायद सातोशी और इबारा से भी मदद ले लेनी चाहिए। तो एरू उसे कहती है कि वो अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा लोगों से शेयर नहीं करना चाहती। तो होतारू उसे पूछता है कि क्या फिर वो उन्हें अपना फ्रेंड नहीं मानती? जिसे सुनते ही वह वहीं पर रुककर कहती है कि वो इसके बारे में कल उन्हें बता देगी। फिर अगले दिन एहरू इन दोनों को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता देती है। जिसे सुनकर सातोशी उसे कहता है कि अब तो वह लोग जानकर ही रहेंगे कि आखिर 45 साल पहले स्कूल के अंदर क्या हुआ था। तो इसीलिए सभी लोग वहां पर डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग अपनी अपनी एक थ्योरी बनाकर एरू के घर जाएंगे कि आखिर 45 साल पहले हुआ क्या था। फिर आगे होतारू हमेशा की तरह आलसी बनकर सातोशी का एक जगह पर वेट कर रहा था, और तभी सातोशी उसे दूर से आवाज देता है, जिसके बाद यह अपनी जर्नी को स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कि वह दोनों एक शहर से एक गांव की ओर चले जाते हैं। जहां पर जाते ही होतारू सातोशी से पूछता है कि क्या तुम्हें स्कूल में एनर्जेटिक लाइफ जीने में मजा आता है? जिसे सुनकर सातोशी कहता है कि हाँ, उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, पर फिर भी वह कोई भी सिचुएशन में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखना चाहता है। जिसे सुनकर होतारा सोचता है कि वह तो इन लोगों से बिल्कुल उल्टा है, वो तो किसी भी चीज़ में अपना मज़ा नहीं ढूंढता और उसे नए लोगों से मिलना भी पसंद नहीं। और इसी तरह से ये दोनों एरू के घर पहुंच जाते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा था। आगे सातोशी कहता है, उसे तो लगा था कि कोई मेड आकर उन्हें यहाँ से अंदर ले जाएगी। और अंदर जाते ही ये दोनों मिलते हैं एरू से, जो कि उन दोनों को अपने एक गेस्ट रूम में ले जाती है। और वहां पर जाते जाते वो लोग नोटिस करते हैं कि एरू का घर काफ़ी पुराना है। वो लोग जैसे ही रूम के अंदर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहां पर तो इबारा पहले से ही मौजूद थी। और फिर ये लोग भी वहां पर बैठ जाते हैं। और फाइनली एरू अपनी मीटिंग शुरू कर देती है, और वो कहती है कि वो सभी लोग एक एक करके अपनी अपनी थ्योरी को कहेंगे और बाकी लोग उसे सुनकर अपना अपना ओपिनियन देंगे। और इसमें सबसे पहले एरू अपनी थ्योरी बताती है, जिसमें कि वो उन सभी लोगों को एक नोट देकर कहती है, शायद 45 साल पहले जब स्कूल के अंदर स्कूल फेस्टिवल चल रहा था, तब उसके अंदर कुछ गुंडे बदमाश घुस आए थे और फिर वो लोग सभी लोगों से पैसे लेने लगे होंगे। जिसे देखकर उनके अंकल ने बाकी सारे स्टूडेंट के साथ मिलकर उन्हें भगा दिया और इसमें उन्होंने कुछ गुंडों को मारा था। इसी वजह से टीचर ने शायद उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया। और यह कहने के साथ ही वह अपनी थ्योरी को खत्म कर देती है। जिसे सुनकर ये लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि ऐसा कुछ वहां पर हुआ होगा, क्योंकि इस तरह के फेस्टिवल 40 साल बाद शुरू हुए थे। और दूसरा रीजन यह है कि उनका स्कूल उन्हें इस फेस्टिवल के अंदर कोई भी दुकान खोलने नहीं देता था, जहां स्कूल के अंदर कोई बच्चा पैसे कमा सके, ताकि कोई भी स्टूडेंट के सर पर पैसा असर ना करे। तो अगर उनके टाइम पर ऐसा कोई दुकान वहां पर था ही नहीं, तो भला कौन वहां पर उनसे पैसे लेने के लिए आएगा?
और उनकी बात सुनकर एरू कहती है कि उनकी बात में पॉइंट तो है। और तभी सातोशी और इबारा कहते हैं कि वो लोग यहाँ पर बैठे बैठे थक गए हैं, तो वो लोग बाहर जा सकते हैं क्योंकि आज का दिन काफ़ी अच्छा है। तो फिर यह सभी लोग बाहर जाते हैं, जहाँ पर इबारा अपनी थ्योरी को बताती है। 45 साल पहले उनके स्कूल ने गवर्नमेंट के साथ लड़ाई की थी, क्योंकि वह लोग स्कूल को अपने कंट्रोल में लेकर वहाँ के सभी स्टूडेंट को मैनिपुलेट करके उन्हें फौजी में भर्ती करवाना चाहते थे। लेकिन उन्हें रोकने के लिए स्कूल के सारे टीचर और स्टूडेंट एक साथ होकर उनके अगेंस्ट चले गए, जिसमें शायद इसी की, जो कि एरू का अंकल था, वह इसमें मेन लीडर था। और जब गवर्नमेंट ने उसे यह करते हुए देखा, तो शायद गवर्नमेंट ने अपनी पावर का यूज करके उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया। जिसे सुनकर सातोशी कहता है, ऐसा हो सकता है, पर फिर भी इस थ्योरी में कुछ अभी भी क्लू छूट रहे हैं। और वह कहता है कि अब उसे काफ़ी भूख लग रही है। तो फिर यह सभी लोग किचन में जाते हैं, जहाँ पर एरू उन सभी लोगों के लिए खाना बनाती है, और यह सभी लोग एक टेबल के पास बैठ जाते हैं। और इस बार सातोशी अपनी थ्योरी को बताता है, जिसके हिसाब से 45 साल पहले गवर्नमेंट और स्कूल की लड़ाई नहीं हुई होगी, क्योंकि उस टाइम पर उनकी गवर्नमेंट काफ़ी खुश थी। और ऐसा नहीं हुआ होगा, तो लड़ाई शायद स्कूल के अंदर टीचर और स्टूडेंट के बीच ही हुई होगी, जिसमें कि शायद टीचर स्टूडेंट को स्कूल फेस्टिवल पर ज़्यादा ध्यान न लगाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कह रहे होंगे, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट टीचर पर गुस्सा हो गए हों कि ने किसी टीचर को पनिश कर दिया होगा, जिसकी वजह से उसे शायद स्कूल से निकाल दिया होगा। तो होतारू उसे कहता है, ऐसा हुआ होगा तो वो लोग शायद उसे जुलाई में ही बाहर निकाल देते, क्योंकि उसी महीने के अंदर स्कूल फेस्टिवल होता है, लेकिन उसके अंकल को तो अक्टूबर में निकाला गया था। तो इबारा उसे कहती है कि इसके अलावा उनके पास और कोई भी थ्योरी नहीं है, जिसके बाद ये सभी लोग होतारू की ओर देखते हैं। तो होतारू उन सभी लोगों से कहता है कि उसने जो भी थ्योरी बनाई थी, उसे तो उन सभी लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है। लेकिन सातोशी उसे अपनी थ्योरी बताने के लिए फोर्स करता है, जिसकी वजह से होतारू खड़े होकर बाथरूम का रास्ता एरू से पूछता है। और बाथरूम की ओर जाते वक्त वो एक रूम को देखता है, जिसे देखकर वह समझ जाता है कि यह शायद एरू का ही कमरा है। और वो उस रूम को देखकर एरू के लिए थोड़ा बुरा महसूस करने लगता है, क्योंकि एरू इसके लिए बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन उसने एरू के लिए कुछ भी नहीं किया। तो वह बाथरूम में जाकर सोचने लगता है कि क्या वह इसके बारे में कोई थ्योरी बना सकता है, जिससे कि वह इस मिस्ट्री को सॉल्व कर सके। मतलब इसने अभी तक अपनी थ्योरी को नहीं बनाया, और कुछ सोचने के बाद वह सभी लोगों के पास आता है, और वहां पर आते ही कुछ पॉइंट को बताता है। पहला, उन्हें पता है कि एरू के अंकल को अक्टूबर में निकाला गया था, और लड़ाई शायद जून में हुई थी, और इन दोनों चीज़ों के बीच में बहुत सारे महीने आते हैं। दूसरा, लड़ाई स्कूल के अंदर ही हुई थी, यानी कि जो लड़ाई हुई थी वह टीचर स्टूडेंट के बीच में ही थी। और यह शायद इसीलिए हुआ क्योंकि टीचर स्टूडेंट से कुछ छीनना चाहते थे, जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद था। और वो लोग ध्यान से सोचें तो स्टूडेंट को हाई स्कूल के अंदर एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आती है, और वो है स्कूल फेस्टिवल, क्योंकि वही एक जगह है जहाँ पर हर एक स्टूडेंट अपनी एक्टिविटी को बिंदास होकर कर सकता है। और शायद यही वजह है उस लड़ाई की। और उन्हें ये भी बात पता है कि पहले स्कूल फेस्टिवल के अंदर 5 दिन हुआ करते थे, और अभी बस 3 दिन होते हैं। तो शायद उसी दिन कुछ ऐसा हुआ था, जिसकी वजह से आज ऐसा हो रहा है। मतलब टीचर स्कूल फेस्टिवल के दिनों को कम करना चाहते थे, इस वजह से वह सभी स्टूडेंट गुस्सा हो गए थे, और सभी स्टूडेंट मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। और फाइनली उन्होंने शायद इसके बारे में टीचर के साथ एग्रीमेंट भी कर लिया, जिसमें कि टीचर वो नहीं कर पाए जो उन्हें करना चाहिए था। और इसी की भी शायद उन सभी में से एक था, जो कि शायद उन सभी स्टूडेंट को लीड करता था। और यह चीज़ करते हुए टीचर ने उन्हें देख लिया, ताकि वह आगे चलकर ऐसा कुछ दोबारा ना कर पाए। इसीलिए सभी टीचर्स ने मिलकर डिसाइड किया कि वह लोग उसे स्कूल से बाहर निकाल देंगे। लेकिन वो लोग शायद उसे इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि ऐसा किया तो सारे स्टूडेंट शायद फिर से भड़क जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने मामले को थोड़ा ठंडा होने का वेट किया, और अक्टूबर महीने के अंदर किसी छोटी सी गलती की वजह से उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया। और वो शायद स्कूल से किसी हीरो की तरह बाहर निकला, इसीलिए इंसिडेंट नंबर 2 में उसे हीरो की तरह दिखाया गया था। एरू उसे सुनकर उदास होकर कहती है कि फाइनली उसे अब पता है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था। और सातोशी और इबारा के पास भी होतारो की थ्योरी को गलत साबित करने के लिए कोई भी पॉइंट नहीं बचते। लेकिन एरू इससे संतुष्ट नहीं। एरू होतारू से पूछती है कि अगर भला वो स्कूल से हीरो बनकर बाहर निकला था, तो जब उसके अंकल ने उसको जवाब दिया था तो वह इतनी रोई क्यों थी। और इसका जवाब तो होतारू के पास भी नहीं था।
लेकिन फिर भी वो उसे धन्यवाद कहती है कि आखिरकार यह मिस्ट्री सॉल्व हो गई। जिसके बाद ये दोनों वहां से जाने के लिए निकलते हैं, जहां पर एरू होतारू को एक छाता देती है क्योंकि बाहर की ओर बारिश हो रही थी। और फिर ये दोनों वहां से जाने लगते हैं। और तभी सातोशी होतारू से कहता है, उसने बहुत दिनों बाद उसे किसी चीज पर इतना एफर्ट लगाते हुए देखा है, तो क्या ये सब एरू की वजह से है? तो होतारू कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं, वो बस थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को उनकी तरह जीने की कोशिश कर रहा है। आगे वह कहता है कि जब भी वह उन तीनों को देखता है तो उसे उनके लिए कुछ करने का मन होता है। तो सातोशी उसे कहता है, मतलब हमारी तरह खुश होकर जीना बुरा नहीं है ना? तो होतारू उसे कहता है कि हाँ, शायद ये हो सकता है। और यह कहते ही ये दोनों साइकिल चलाकर वहां से जाने लगते हैं। होतारू एरू के घर से आने के बाद अपनी उस थ्योरी को सोचने लगता है और वो वहां पर उस टाइम को याद करता है जब वो पहली बार एरू से मिला था, और उसने जो भी उसके साथ बिताए टाइम को याद करता है। वो सभी चीजें उसकी लाइफ की सबसे कलरफुल मोमेंट थी। तभी वह सोचता है कि हीरो के अंकल सिक्की के लिए भी उसका लाइफ ऐसा था। और तभी उसे उसकी बहन का कॉल आता है, जो कि उसे कहती है कि वह दूसरी कंट्री में जाकर बहुत मजे कर रही है, और वह उसे पूछती है कि वो आजकल क्या कर रहा है। तो होतारू उसे कहता है, वो लोग एक एंथोलॉजी बनाने के लिए कुछ चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं। जिसे सुनकर उसकी बहन कहती है कि क्या उस काइंड हॉट हीरो का दुखद घटना अभी तक चल रहा है। जिसे सुनकर होतारू समझ नहीं पाता था, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि वह तो एक लेजेंड की तरह स्कूल से बाहर निकल गया था, तो आखिर यह भला कैसे कोई दुखद घटना हो सकती है। जिसे सुनकर होतारू अपनी बहन से इसके बारे में और चीजें पूछने के लिए कहता है, लेकिन उसकी बहन बाय कहकर फोन को काट देती है। और वह अपने रूम में बैठकर अपने उस कागज में लिखी गई थ्योरी को देखने लगता है, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि उसका थ्योरी अभी भी पूरा नहीं है। और होतारू वहां पर एहसास करता है कि ज्यादातर स्टूडेंट के लिए हाई स्कूल की लाइफ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन सिग्गी को स्कूल खत्म होने से पहले ही निकाल दिया था, तो क्या वह इस सेक्रीफाइस से खुश था? और यही इंसिडेंट बनाता है कि यह एक हैप्पी कहानी नहीं, बल्कि एक दुखद घटना है। और फिर अगले दिन वह एक क्लब के अंदर एक मीटिंग बुलाता है, और वह वहां जाते ही देखता है कि बाकी सब वहां पर पहुंच चुके हैं। तो इबारा उसे पूछता है कि उसने भला यहाँ पर उन्हें क्यों बुलाया। तो वो उसे कहता है कि वो अपनी थ्योरी में किसी एक रहस्यमय हिस्से को भूल रहा है। तो एरू भी उसे कहती है कि उसे भी लग रहा था कि उसकी थ्योरी में कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। होतारू उसे कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के दिन वह इस पूरी स्टोरी को पता लगा कर ही आएंगे। तो सातोशी उसे पूछता है कि क्या उसकी थ्योरी गलत है। होतारू उसे कहता है कि नहीं। होतारू कहता है कि आज वो यही करेंगे। तो सातोशी उसे सरप्राइज होकर पूछता है कि क्या वो ऑथर को जानता है। तो होतारू उसे कहता है कि उसने थोड़ा रिसर्च करके ऑथर के नाम को निकाल लिया है। और वह एक कागज को इबारा को देखकर कहता है कि क्या इसे देखकर तुम्हें कुछ याद आ रहा है। जिसे देखकर इबारा हैरान होकर कहती है कि इस कहानी का राइटर और कोई नहीं बल्कि लाइब्रेरियन है। सातोशी उससे पूछता है कि क्या सच में वो श्योर है कि वो लाइब्रेरियन ही है, क्योंकि एक ही नाम के लोग और भी हो सकते हैं। तो होतारू कहता है कि हाँ, इसके लिए उसने कुछ कैलकुलेशन की है, और उसकी उम्र के हिसाब से वो घटना से मिलती जुलती है, जिसमें कि वो घटना 45 साल पहले की है, और वो भी उस टाइम के अंदर इस लिटरेसी क्लब की मेंबर थी। तो वह वहां से जल्दी से निकलकर उन्हें कहता है कि उसने पहले से ही मीटिंग फिक्स करके रखी है, और बाकी सब भी अपने सामान को जल्दी से लेकर लाइब्रेरी में चले जाते हैं। और वहां पर जाते हुए वह देखते हैं कि लाइब्रेरियन तो अभी भी सभी किताबों को अपनी जगह पर रख रही थी। तो वो उनसे कहती है कि अभी भी उसे थोड़ा काम है, तो इबारा इसमें उसकी हेल्प करती है। तभी होतारू आगे आकर उसे ह्यूका के बारे में पूछता है कि क्या ये कहानी उसने लिखी थी। तो लाइब्रेरियन उसे कहती है कि हाँ, ये कहानी उसने ही लिखी थी, और उसे ये भी पता है कि वह लोग यहाँ पर यह जानने के लिए आए हुए हैं कि 45 साल पहले आखिर क्या हुआ था, लेकिन उन्हें भला इस चीज़ में किस तरह का इंटरेस्ट है। तो एरू जवाब देती है कि सी असल में उसके अंकल हैं। जिसे सुनकर लाइब्रेरियन थोड़ी सी सरप्राइज होकर उससे उसकी हालत पूछती है। एरू उसे कहती है कि उसके अंकल 7 साल पहले इंडिया में जाकर कहीं मिसिंग हो गए। जिसके बाद वो सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि आखिर 45 साल पहले क्या हुआ था, क्या होतारू की थ्योरी सही है। तो लाइब्रेरियन उन सभी लोगों से इस थ्योरी के बारे में पूछती है। तो सातोशी उसे कहता है कि उन सभी लोगों ने मिलकर थ्योरी बनाई थी कि 41 साल पहले क्या हुआ था। जिसे सुनकर लाइब्रेरियन इसमें इंटरेस्ट लेकर सभी लोगों को बात करने के लिए अपने ऑफिस में बुलाती है।
और वह सभी लोग वहां पर बैठते हैं। और इसी दौरान वो होतारो के बनाए हुए नोट को देखकर इम्प्रेस होकर कहती है कि क्या ये सब उसने एंथोलॉजी को देखकर ही बनाया है, क्योंकि इसकी लिखावट ऐसी है कि वो खुद इस टाइम में वहां पर था। उसकी थ्योरी हर चीज में सही है, लेकिन होतारो अभी भी मानता है कि उसकी थ्योरी में अभी भी कुछ चीजें मिसिंग हैं। और इसी वजह से होतारो जानना चाहता है कि क्या सी ने सच में स्टूडेंट के लिए सेक्रीफाइस किया था, या फिर स्कूल वालों ने उसके साथ कुछ किया था। जिसे सुनकर वो लाइब्रेरियन थोड़ा निराश होकर कहती है, उस टाइम में उसने पहली बार हाई स्कूल के अंदर एडमिशन लिया था, और उसी समय पर स्कूल फेस्टिवल बहुत बड़ा हुआ करता था, और उनके साथ शहर के सारे लोग स्टूडेंट के साथ मिलकर इस फेस्टिवल को एंजॉय करते थे। वो टाइम एकदम ही अलग था, और यह टाइम हाई स्कूल के किसी भी स्टूडेंट के इम्पोर्टेंट पार्ट में से एक था। लेकिन उसी साल स्कूल के प्रिंसिपल ने डिसाइड किया कि वो स्कूल फेस्टिवल को 5 दिन से 2 दिन का कर देंगे, और इसी के साथ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन भी ले आया था। और यह बात सुनकर वहाँ के सारे स्टूडेंट इससे गुस्सा हो गए थे, तो इसीलिए सभी स्टूडेंट ने इसके अगेंस्ट जाने का फैसला किया। लेकिन ये करने के लिए स्टूडेंट को इसके पीछे एक चेहरा चाहिए था जो इसे लीड कर सके। और यह सभी लोग ये चीज़ भी जानते थे कि यह सब खत्म होने के बाद स्कूल उस लीडर को निकाल देगा। और इस लड़ाई में उन सभी लोगों ने अपने लीडर को छिपा कर रखा, जिसकी वजह से इसका सारा ब्लेम सी पर चला गया। लाइब्रेरियन के हिसाब से अंकल बहुत ही शांत स्वभाव के थे, और उन्हें लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं था। और टीचर और स्टूडेंट की ओर बड़ी होती रही, लेकिन आखिरकार लास्ट में टीचर को उन लोगों की बातों को मानना ही पड़ा। लेकिन जब सभी स्टूडेंट इसको सेलिब्रेट करने के लिए ग्राउंड के अंदर बम फायर जलाने लग गए, तभी आग जाके स्कूल की एक पुरानी बिल्डिंग को लग जाती है, जिसकी वजह से वह पूरी की पूरी बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो जाती है, जिसे देखकर पुलिस भी इस केस में शामिल हो गई थी। तो इसीलिए टीचर को एक एग्जाम्पल देने के लिए सी को भी मेन लीडर करके स्कूल से निकाल दिया गया। और जब उसे निकाला गया, तब एक भी स्टूडेंट उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया, और वो लाइब्रेरियन भी उसे निकालते हुए बस देखती रही। यह कोई हीरो वाला काम नहीं था, पर फिर भी यह सब होने के बाद भी सिक्की ने अपना साइलेंस नहीं तोड़ा। उसके बाद लाइब्रेरियन उन सभी लोगों से कहती है कि यही सारी कहानी थी, और वो उनसे पूछती है कि क्या तुम लोग और कुछ जानना चाहते हो। और तभी एरू खड़े होकर उसे इशू नंबर 2 के बारे में ह्यूका का नाम पूछती है। तो लाइब्रेरियन उसे कहती है कि ह्यूका नाम उसके अंकल ने ही चुना था, और उसे भी इसका पता नहीं कि इसका क्या मतलब होता है। और तभी होतारो रियलाइज करते हुए कहता है कि क्या वो लोग ये देख नहीं पा रहे, ये बस एक रोल प्ले है। और यह बात सुनकर वो सभी लोग एक एक करके उसकी तरफ देखकर यह सारी चीज़ों को रियलाइज करने लगते हैं। लेकिन एरू उसमें फिर भी समझ नहीं पाती, तो वह पूछती है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो होतारो उसे एक पेपर में लिखकर दिखाता है, जिसे देखकर वह समझ जाती है कि आखिर वह क्या था, और तभी उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। शोका का इंग्लिश मतलब देखें तो हाई स्क्रीम है। सिक्की ने जानबूझ के इस नाम को सिलेक्ट किया, क्योंकि वो इस वर्ड में अपनी फीलिंग को छिपाना चाहता था, जिसका मतलब था हाई स्क्रीम, यानी कि जोर से चिल्लाना। उसने चिल्लाकर कहना चाहा कि उसने इस प्रोटेस्ट को शुरू नहीं किया, उसे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वो उन सभी स्टूडेंट के खिलाफ लड़ना चाहता था जो उसको हेल्प नहीं कर रहे थे। और तभी एरू कहती है कि आखिरकार उसे याद आ गया कि उस टाइम पर उसके अंकल ने उसे क्या कहा था। उसने कहा था कि इसी टाइम में जो अपने दोस्तों से रोकर हेल्प मांगेगा, तब वह तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। वह तो बस तुम्हें जिंदा निकलते हुए देखेंगे, जहां पर तुम कुछ नहीं कर सकते, बस चिल्लाने के अलावा। तो फिर इसी तरह से अगले दिन ये सभी लोग स्कूल के क्लब रूम में मिलते हैं, जहां पर इबारा ने एंथोलॉजी के नोटबोर्ड को बना लिया था, जिसे देखकर एरू तो काफी इम्प्रेस थी। पर होतारो वहां पर कंप्लेन करता है कि वो भला आखिर सिक्की की स्टोरी को लिखने का इंचार्ज क्यों है। तो ये सब लोग कहते हैं कि उसने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया है, तो उसे ही लिखना पड़ेगा। फिर स्कूल खत्म होने के बाद होतारो एरू के साथ घर जाने लगता है। तब वहां पर एरू कहती है कि ये देखकर वो सरप्राइज है कि लिखने का काम को उसने एक्सेप्ट किया। तो होतारो उसे कहता है कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, बल्कि उसे जबरदस्ती करवाया गया है। और वो एरू को देखकर पूछता है कि वह भला आखिर इबारा और सातोशी की हेल्प लेने के लिए क्यों मान गई। वो जवाब देती है कि वह अपनी पास्ट लाइफ में नहीं, बल्कि अपनी प्रेजेंट लाइफ में जीना चाहती है, तो इसीलिए वह अपने पास्ट को अपने आप पर कंट्रोल होने नहीं देगी। तो इसी के साथ यह वाले पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि तुम्हें ये वाली स्टोरी भी पसंद आई होगी। तो अगर यह वीडियो अच्छा परफॉर्म करती है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आ जाएगा। तो फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें एक और ऐसी नई वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।